हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्लो डेकोर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लेक्चर नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट किया सेल चैप्टर को। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर 5 सेल चैप्टर का। आपका क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 है ये हमारे पास में। ठीक, तो 4th लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम कुछ अपने और भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक बार बता दें कि मैंने एक सेल का फिगर बनाया हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर में, बड़ा सा था थोड़ा सा, ये इसको मैंने छोटा सा बनाया हुआ क्योंकि वो इरेज हो चुका था। तो मैं एक नया सेल का जो फिगर है उसको ड्रा किया हूं और इसमें सारे एक एक सेल ऑर्गेनल्स को मैंने दिखाया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी भी सेल में एक एक सेल ऑर्गेनल्स हों, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए केवल एक एक सेल ऑर्गेनल्स को बनाया हुआ है। और ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल में हम लोग ये जो मैंने इस तरीके से बनाया ये आपका सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है? सेल वॉल है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको बनाया जिससे आपको समझ में आए कि ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल मैंने ड्रा नहीं किया है क्योंकि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। अभी आपको मैं डिस्कस करके बताता हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था। सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे पास में है उसमें से मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये हमारे पास में कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स और वो हमारे पास में है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो हमारा अगला सेल ऑर्गेनल्स क्या है? गोल्जी एपरेटस। तो आप हेडिंग लिखेंगे, सेकंड सेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो जो गोल्जी एपरेटस है हमारे पास में, इसकी खोज की थी, साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। किसने खोज की थी इसको? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ा है, इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस हम लोग बोलते हैं। तो चाहे आप इसको गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं या गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। तो इस सेल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारे पास में गोल्जी एपरेटस। तो एक बार मैं नाम को आपको फिर से बता देता हूं, ये सारी चीजें क्या हैं। ये सेल वॉल है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपको बीच में ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है न्यूक्लियोलस, और ये हमारे पास में क्या है? क्रोमोसोम है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए हैं। ये हमारा गोल्जी बॉडी है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइसोसोम है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये जगह जगह पे ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइबोसोम है। तो ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास में, ये क्या है? ये हमारे पास में क्या है? एक वैक्यूल है जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सब कहां पे? इनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो आज हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल्स दैट इज गोल्जी एपरेटस, इसके बारे में बताते हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस जो है ये कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया और अपने नाम पर ही इसको रख दिया गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने बनाने वाला हूं। तो देखिए उसमें क्योंकि छोटा सा होगा आपको नजर नहीं आ रहा होगा सही से, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से वेसिकल्स दिखाई देंगे गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है तो आप इसको देखिए। ये क्या है? ये देखिए अलग अलग तरीके के वेसिकल्स हैं, यानी कई वेसिकल्स हैं इसमें, और एक के ऊपर एक पैरेलल तरीके से ये क्या है? रखे हुए हैं। तो ये है हमारे पास में गोल्जी एपरेटस। तो इनमें देखेंगे आप कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि कई सारे वेसिकल्स हैं। ये हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। जैसे ये है हमारे पास में क्या है? ये एक वेसिकल है, ये भी आपको दिखाई देगा। ये अभी हमारे पास में नया नया वेसिकल बन रहा है। ये जो आपको गोल गोल से मैं दिखा रहा हूं बगल बगल में, ये क्या है? नए नए वेसिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं। और ये कई सारे वेसिकल्स मिलके इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बना लिया है। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये कई सारे वेसिकल्स मिलके, जैसे आप देख रहे हैं ये वेसिकल, ये सारे कई सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक पैरेलल आपको देख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इन सबको मिला के हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इनका नाम क्या है? इन सबको मिला के हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी और वेसिकल में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ये क्या है? ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। गोल्जी एपरेटस जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है जो कि वेसिकल और सिस्टर्नी से मिलकर बना हुआ होता है।
तो आपको बता दें कि ये जब भी पाया जाता है, ज्यादातर आप देखेंगे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ज्यादातर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका ये है जो न्यूक्लियस से निकलता हुआ है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। तो गोल्जी बॉडी में ये दो मेन स्ट्रक्चर हैं, एक सिस्टर्नी, नाम याद रखिएगा आप, और एक वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल और सिस्टर्नी से मिलकर गोल्जी एपरेटस बनता है। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसका आप फंक्शन देखेंगे तो इसका फंक्शन तीन ही मेन फंक्शन है। इसके तीन मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो ये काम करता है पैकेजिंग का। क्या काम करता है? ये पैकेजिंग का। तो इसको याद रखना है आपको। पहला ये पैकेजिंग का काम करता है, दूसरा ये स्टोरेज का काम करता है, और तीसरा ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आप समझिए ये तीनों चीजें क्या है। जैसे कोई भी सामान सेल में अगर बन रहा है कहीं पे, ठीक है, जैसे अभी हम इसके पहले देखे थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उस पर राइबोसोम होने के नाते उस पर क्या बनता था? प्रोटीन बनता था। तो प्रोटीन संश्लेषण रफ वाले पे होता है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पे। तो वो क्या प्रोटीन केवल इसी को चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रोटीन यहां पे बन रहा है वो प्रोटीन सेल के सभी पार्ट्स को चाहिए, यानी सेल के सारे ऑर्गेनल्स को वो प्रोटीन चाहिए। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस करता है। यानी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। विभिन्न खाद्य सामग्रियों का हो सकता है, कुछ एंजाइम्स का हो सकता है, कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट का हो सकता है, कई सारी चीजों को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सेल से। सेल के अंदर ही कहीं पे पहुंचाना हो, या हो सकता है सेल के बाहर कहीं ले जाना हो, तो वो भी वहां भी काम करता है ये। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। स्टोरेज का काम तो करेगा ही, क्योंकि जब तक इसके अंदर कोई चीज स्टोर नहीं होगी, स्टोर कहां होता है? ये देखिए आप, स्पेस इसमें दिखाई दे रहा है ये इतना सारा। तो इसी स्पेस में क्या होता है, जो सिस्टर्नी की या वेसिकल्स की स्पेस होती है बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में, इसी के बीच में हम क्या करते हैं इसको, कि इसको हम लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी इसको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। तो स्टोरेज ट्रांसपोर्ट दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। स्टोर करेगा किसी चीज को तभी तो लेके जाएगा। और तीसरा है पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग यानी इसको लाइन से देखें तो सबसे पहले कोई सामान कहीं पे बनेगा, उसको ये लेके पैक करेगा। पैक का मतलब ही हो गया कि इसके अंदर स्टोर हो गया। स्टोर के बाद ये क्या करेगा? जहां पे आवश्यकता होगी सेल को वहां पे लेके जाएगा इसको। तो पैक करता है किसी भी मटेरियल को, फिर स्टोर यानी उसी को करता है, और ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो बस यही फंक्शन है हमारे पास में क्या? गोल्जी एपरेटस का। तो गोल्जी एपरेटस का मैंने आपको फंक्शन बताया, और भी इसके कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक भी और फंक्शन बताता हूं मैं, कि ये कभी कभी क्या करता है गोल्जी एपरेटस, कभी कभी ये गोल्जी एपरेटस एक फंक्शन और करता है। वो है कि कभी कभी ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे आपको पता होगा सिंपल शुगर क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आप जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, या पौधों में अगर जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो वहां पे स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो कुछ ये ऐसा काम करता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, यानी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम करता है। यानी सरल शर्करा जो होती है उसको जटिल शर्करा में बदलने का काम भी करता है हमारा। तो ये इसकी मैंने 3-4 फंक्शन आपको बताया। पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का, और कभी कभी सिंपल शुगर को क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। इसके बाद मैं बताता हूं नेक्स्ट जो हमारे पास में सेल ऑर्गेनल्स है, दैट इज लाइसोसोम। ठीक, तो अब इसको इरेज करता हूं मैं और आपको बताता हूं लाइसोसोम के बारे में। देखिए लाइसोसोम आपको उस सेल में कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। लाइसोसोम आपको कहीं नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा सा सेल ऑर्गेनल्स है, और छोटा सेल ऑर्गेनल्स होने के नाते ये कई सारे, इसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं सेल में। ठीक है, लाइसोसोम आपको बहुत ज्यादा नंबर में आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये है, ये हमारे पास में एक लाइसोसोम है जो कि मैंने ब्लू इंक कलर के इंक से बनाया हुआ है, या ब्लू कलर की मार्कर से मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। तो देखिए लाइसोसोम का कहां से बनता है पहले यही समझ लो, क्योंकि ये छोटा सा सेल ऑर्गेनल्स है तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी से बनता ही होगा। तो ये अभी अभी जो हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी, उसी से ये बनता है। किससे बनता है लाइसोसोम? गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी आप देख रहे हैं, इसमें देखिए जो वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, कभी कभी क्या होते हैं यही लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाया करते हैं। यानी लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी से ही बनता है।
इसीलिए इसका स्ट्रक्चर छोटा सा होता है और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब किसी न किसी ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। तो देखिए मैं बात कर रहा था इसी लाइसोसोम की। ये क्या है? ये है एक लाइसोसोम, जिसको हम थर्ड पढ़ रहे हैं आज। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम को मैं ऐसे सिंपल बना सकता हूं। सबसे सिंपल सेल ऑर्गेनल का डायग्राम बनाना हो तो लाइसोसोम एक गोला बना दीजिए, कह सकते हैं एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर लेकिन कुछ मटेरियल भरा होता है, इसी के बारे में हमको थोड़ा सा स्टडी करना है। ये क्या है? लाइसोसोम कोई पूछे क्या है तो कहेंगे ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि यहां पे छोटा सा मैंने बनाया है, इसको बाहर करके मैंने बड़ा सा आपको बना के दिखाया। एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। ये क्या है? कुछ एंजाइम्स हैं इसके अंदर। अच्छा सर, इसके अंदर एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स कहां से आया इसके अंदर? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंजाइम हो हमारे बॉडी में किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी एंजाइम होगा वो किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। और प्रोटीन को कौन बनाता है? इसके पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन को कौन बनाता है? यहां पे याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होता है, इसीलिए मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं राइबोसोम आपको दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, वही क्या करती है? वही प्रोटीन बनाने का काम करती है, और उसी प्रोटीन से हम एंजाइम बना लेते हैं। तो इतनी देर से जो मैं आपको इधर उधर बता रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि जो इसके अंदर एंजाइम है, वो एंजाइम किसने बनाया है? वो एंजाइम बनाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। आप कैसे सीधे कहेंगे? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही बनता है हमारा एंजाइम। तो इसके अंदर जो एंजाइम है वो बनाया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और इस एंजाइम का एक फिक्स या स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम बोलते हैं लाइटिक एंजाइम। ठीक है, इसका नाम क्या है? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये चीजों को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है चीजों को। कोई भी इसके पास में मटेरियल आएगा उसको ब्रेक करने का काम करने लगता है। अच्छा, तो इसका काम क्या है? आपको सीधा सीधा बताएं तो इसका काम है सेल की सफाई करना। क्या? क्लीनिंग ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर अगर कोई भी मटेरियल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल हो, कोई भी वेस्ट मटेरियल है जो सेल के अंदर यूज नहीं हो रहा है, उसको ये नष्ट करने का, या कर सकते हो क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ये सेल के अंदर क्या करता है, जैसे हम लोग घर में कचरा हो जाता है तो कचरे वाले को बुला के कचरे को दे देते हैं, वो कचरा लेके चला जाता है। ऐसे ही अगर सेल के अंदर कचरा इकट्ठा हो गया, कचरे का मतलब जो सेल को जरूरत नहीं, कचरा किसको बोलते हैं हम लोग? जो हमको जरूरत नहीं है, वेस्ट हमारे आसपास पड़ा हुआ, उसको हम कचरा बोल देते हैं। इस तरीके से सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको क्लीन करने के लिए जो चाहिए वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम करता क्या है? इसके अंदर जो एंजाइम है, लाइटिक एंजाइम, वो उसके ऊपर डाल देगा, उसको ब्रेक कर देता है उस मटेरियल को। और कभी कभी, अब इसका फंक्शन मैं यहां पे स्पेशल बताता हूं आपको कि ये क्या करता है। अगर कोई बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर आ गया, सेल के अंदर पहुंच गया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को भी ये मार देता है। ठीक है, इसके अंदर इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं ये कि ये बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई बैक्टीरिया आया सेल के अंदर, मान लो सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो उस बैक्टीरिया को मार देता है। तो लाइसोसोम बैक्टीरिया को मार देता है। फूड को कभी कभी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फूड मटेरियल अगर होगा तो उसको, यानी भोज्य सामग्री कोई होगी तो उसको डाइजेस्ट करेगा। और क्या करता है सर ये? और कई सारी चीजों को ये और भी डाइजेस्ट करने का ये हो सकता है। जैसे कुछ ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स कहने का मतलब सेल ऑर्गेनल्स कोई भी हो सकता है कि हमारा ये जो गोल्जी बॉडी है कुछ ओल्ड हो गया, यानी थोड़ा पुराना हो गया, और इस क्या हो गया, इसका काम जो है फंक्शन खत्म हो गया। तो फंक्शन खत्म होने के बाद इसका क्या होगा? यूज तो है नहीं अब इसका, तो इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसको भी खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइसोसोम का यूज करते हैं। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ओल्ड हो गया, यानी इसका फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब ये काम करना बंद कर दिया है, बूढ़ा हो चुका है। तो जब बूढ़ा हो चुका है और काम करना बंद कर दिया, तो इसको यहां सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल में अब बेवजह बिना जिसका काम नहीं होता उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लाइसोसोम का काम क्या हो गया? कोई बैक्टीरिया बाहर से आया उसको नष्ट कर देगा। कोई फूड मटेरियल अगर आ रहा है सेल के अंदर तो उसको तो डाइजेस्ट करना ही है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें है, लाइटिक एंजाइम।
और अगली चीज की कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स है या ब्रेकेट कर सकते हो ब्रोकन सेल ऑर्गेनल्स है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है या खत्म कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन एक इसकी बहुत ही खराब बात है क्या, कि कभी कभी ये क्या होता है कि कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है, यानी ये जो हमारे पास में कोशिकीय उपापचय है उसमें कुछ अनियमितता आ जाती है और जिसके कारण ये क्या होता है कि कभी कभी अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर ले जाता है। क्या करता है, पूरी की पूरी सेल को, तो ये पूरी की पूरी सेल को कभी कभी डाइजेस्ट कर ले जाता है। इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की इसको हम लोग आत्मघाती थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली। इसका नाम याद रखना, ये सुसाइडल बैग है ये, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसका एक दूसरा नाम है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी कोशिकीय अनियमितताओं के कारण, कोशिकीय उपापचय में अनियमितताओं के कारण ये क्या करता है, अपनी ही कोशिका को पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास एंजाइम तो है ही, तो डाइजेस्ट करने की क्षमता तो है ही। तो कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ अनियमितता के कारण, अपनी ही सेल को पचाने के कारण इसको हम बोलते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और क्या, अगर मान लो कभी हमको कहीं चोट लग जाती है, हमारे किसी सेल में चोट लग जाती है, तो सेल को डैमेज होने के बाद भी ये डैमेज हो जाता है और ये फट जाता है। जैसे मान लो कि ये सेल्स हैं, कई सारे सेल्स आपस में हैं और बाहर से मुझको कहीं से चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी उसमें ये लाइसोजाइम भी तो क्षतिग्रस्त होगा। जब लाइसोजाइम क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सब बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद पूरी सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ये था पूरी इंफॉर्मेशन आपको लाइसोजाइम की लाइसोसोम के बारे में। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, बैक्टीरिया को मारता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है वो है, एक आपको यहां से बड़ा से दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। तो मैं यहीं पे बता देता हूं, इसको रेज करने की जरूरत नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है वैक्यूल, इसका नाम क्या है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ में हम आपको बताने वाले हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल ये एक, इसको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। और इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें, केवल और केवल प्लांट सेल में ही। जैसे सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, वैसे ही वैक्यूल भी क्या होता है, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में कभी कभी पाया जाता है, अगर पाया जाएगा एनिमल सेल में तो बहुत ही छोटा होगा, एकदम माइन्यूट, छोटा सा। जैसे यहां पे आपको बहुत बड़ा सा ये दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में तो बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा, या तो होगा तो छोटा होगा और या तो नहीं होगा। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन प्लांट सेल में जरूर होगा ये। तो प्लांट सेल में होगा और बहुत बड़े बड़े ये आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। रिक्तिकाएं प्लांट्स में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और कभी कभी तो इतनी बड़ी होती हैं कि सेल का आधे से ज्यादा भाग इन्हीं रिक्तिकाओं के द्वारा घिर जाता है। ये समझ लीजिए आप। तो सेल के आधे से ज्यादा जो भाग होता है रिक्तिकाओं से घिरने का कारण क्या है कि रिक्तिका बहुत बड़ी होती है इसमें, और एक ही नहीं, एक से ज्यादा हो सकती हैं, 2-3 इतनी रिक्तिकाएं हो सकती हैं। जैसे ये मान लो हमने एक छोटा सा यहाँ बगल में सेल बनाया और इस सेल का लगभग समझ लो ये इतना बड़ा, इतना पूरा रिक्तिका है, इसी में छोटा सा यहाँ न्यूक्लियस है और सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो रिक्तिका क्या होती है, 50 से लेके 90% तक कभी कभी पूरी सेल की पार्ट होती है, यानी सेल में 90% तक रिक्तिका ही पाई जाए, ऐसा भी हो सकता है। किसमें, प्लांट सेल में। अच्छा सर, तो इसका काम क्या है, ये इतना बड़ा खाली स्थान बनाया क्यों गया है, ये पाया क्यों जाता है। तो देखिए ये खाली स्थान है, ये भी एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर की। तो ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। तो आप याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन है। किसकी, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और इस वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम होता है सेल सैप। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल सैप, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कोसा रस। ठीक है, सेल सैप या कोसा रस। तो कोसा रस या सेल सैप क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। जैसे सेल के अंदर लिक्विड जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कोशिका द्रव्य।
न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ऐसे ही वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को बोलते हैं सेल सैप या कोसा रस। अच्छा सर, इस सेल सैप में क्या क्या होता है, इस कोसा रस में आखिर होता क्या क्या है? तो देखिए कोसा रस में क्या होता है, ज्यादातर इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, और भी कई सारी चीजें इसमें पाए, कुछ साल्ट वगैरह भी पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें पाई जाती हैं। तो कुछ भी कर सकते हो, सेल के अंदर स्टोर करने का काम ये भी कर रहा है, किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट को रखता है, प्रोटीन को रखता है, एंजाइम्स को रखता है, और कई सारी चीजों को, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करता है। और जब एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जी पदार्थ जो सेल को आवश्यक नहीं है वो भी इसी के अंदर इकट्ठा रहता है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये सेल को इसके सेल से बाहर भेज देगा। तो ये थी हमारे पास में पूरी जानकारी वैक्यूल्स के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ी सेल को तो यहां से वापस ले लिया जाएगा, प्रोटीन भी यहां से वापस ले लिया जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे पास में फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, कुछ एंजाइम्स स्टोर होते हैं, और कुछ उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट भी स्टोर किए जाते हैं इसमें। एक चीज आपको हमको और बतानी है कि वैक्यूल जो है, ये तो प्लांट सेल की बात किया मैंने, जो हमारे पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा, पैरा यूग्लिना हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। तो थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें वैक्यूल्स कैसे पाए जाते हैं, देखो, जैसे ये मान लो कि हम एक अमीबा बना दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, ये अमीबा हो गया। अब अमीबा के अंदर सब कुछ होगा, केंद्रक होगा इसका, तो इसमें कुछ वैक्यूल्स ऐसे ही पाए जाते हैं, लेकिन इस वैक्यूल्स में ये फंक्शन नहीं होता जो कि प्लांट सेल में होता है। अमीबा यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का है बेचारा, इसके पास क्या होता है, ये वैक्यूल पाया गया, इसमें कुछ फूड आइटम्स भरे हुए हैं। फूड आइटम्स यानी ये फूड को सराउंडिंग के वाटर से, यानी बगल पानी में रहता है, ये तालाब में रहता है अमीबा, तो तालाब में रहता है, तो तालाब से जो भी फूड मटेरियल था इसके अंदर आ गया। वो कैसे आया होगा, ये स्यूडोपोडिया बनाता है, मैंने इसको बताया है, स्यूडोपोडिया बनाता है, ये ऐसे फूड मटेरियल अपना इंटर कर लेता है अंदर, तो अंदर चला गया फूड और एक वैक्यूल बन गया। एक घेरे के अंदर इसका सारा का सारा फूड आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड भरा हुआ होता है, फूड वैक्यूल कहलाता है। ऐसे ही अमीबा, यूग्लिना या पैरामीशियम में एक और वैक्यूल पाया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम है, एक और वैक्यूल मैं बनाता हूं आपको यहां पे छोटा सा, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है सर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील धानी, और फूड वैक्यूल को बोलते हैं खाद्य धानी। तो जो संकुचनशील धानी होता है इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब पानी में रहते हैं, और पानी में रहने वाले जीवों में क्या होता है कि लगातार सराउंडिंग से पानी इसके अंदर जाता रहता है, इसके पानी अंदर जाता रहेगा। तो जब इसके अंदर पानी जाता रहेगा लगातार, तो क्या होगा, ये ब्रस्ट होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास सेल वाल है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है पतली सी, ज्यादा पानी चला गया अंदर तो ये फट सकते हैं, फट के मर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि इसके पास कुछ ऐसा हमारे पास में वैक्यूल पाया जाता है जो कि इसको वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी जो पानी है इसके अंदर उसको कंट्रोल करेगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है, ऑस्मोसिस इसको हम लोग बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, यानी पानी को यहां से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो एक प्रकार का दो वैक्यूल मैंने आपको और बताया, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दोनों क्या करते हैं, फूड वैक्यूल में भोजन भरा होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शरीर से एक्स्ट्रा पानी यानी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। ये अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में पाया जाता है। एक चीज और बताता हूं आपको, प्लांट में जो वैक्यूल पाया जाता है जिसको हम रिक्तिका बोलते हैं उसके बारे में, ये जो प्लांट में वैक्यूल पाया जाता है जो रिक्तिका है, ये एक काम और करती है, ये स्फीति, पौधों में स्फीति दशा लाने में, स्फीति को बोलते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं स्फीति। स्फीति का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे
आपने देखा होगा कि पत्तियां क्या होती हैं, जब बहुत अधिक धूप होता है तो वो मुरझा जाती हैं कभी कभी। तो मुरझाने का उल्टा होता है स्फीति। जैसे ठंडियों में आजकल देखेंगे आप तो पत्तियां मुरझाती नहीं है कितनी भी धूप हो जाए, तो उसी को बोलते हैं स्फीति। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, तो इसलिए प्लांट पूरा का पूरा प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हमेशा स्फीति दिशा में रहती हैं। सेल जो होता है वो स्फीति यानी टर्जिट स्टेज में रहता है, ये कभी भी विल्टिंग यानी मुरझाता नहीं है। तो ये इसका फंक्शन था वैक्यूल का। 2 वैक्यूल मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में 2 ही हमारे पास में सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, एक क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।